हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार महात्मा गांधी के इस ऑनलाइन मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसून चतुर्वेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बेसिकली हम जिस पर्पस से एकत्रित हुए हैं, एक तो ये कि बहुत समय हो गया ऑनलाइन मंच पर हम लोग मिल नहीं पाए, और दूसरा ये कि जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम डेट जारी की गई है, और जिसके अनुसार बहुत जल्दी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी प्रारंभिक परीक्षा लेगा। तो उसके लिए महात्मा गांधी संस्थान के द्वारा प्रीलिम्स की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, जो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है महात्मा गांधी के इस ऑनलाइन मंच पर, उसमें जो एमपी के जो पेपर नियमित रूप में करवाए जा रहे हैं, उसमें से एक पेपर को हम डिस्कस करेंगे। और ये मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री है, जहाँ से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाना चाहिए या हमारी पढ़ने की रणनीति कैसे रहना चाहिए। तो एक 100 नंबर का पेपर है, जो अभी हमारा पहला जो टेस्ट पेपर था, जो एमपी इतिहास का पेपर है, उसको हम सब मिलकर डिस्कस करेंगे। और ये पेपर, इसमें 100 क्वेश्चन है और इसको 2 हिस्सों में करेंगे, पहले पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर पार्ट बी हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और हम देखते हैं कि किस प्रकार का पेपर था और उसके क्या क्या उत्तर होंगे। तो इससे आपको लाभ ये होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, यहाँ तक आपकी एक रणनीति और एक समझ बनेगी। तो आप सभी लोग उसको सुने ध्यान से और अपना जो है पेपर लेके बैठे। अगर आप लोगों के पेपर हो और नहीं है, तो आप यहाँ मेरे साथ उसको तैयार करते चले। तो चलिए हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं। तो आपको, जैसा कि आपको दिख रहा है सामने, ये एक टेस्ट पेपर है, और इसमें अगर हम प्रश्नों की बात करें तो आगे चल के आपको इसमें प्रश्न दिखेंगे। जैसे यहाँ से चालू करते हैं हम लोग आप सभी लोग जुड़ते जाइए। तो जैसे पहला एक क्वेश्चन है इसमें प्रीलिम्स में कि निम्न में से किस वंश को एल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। एल साम्राज्य, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे आप देखोगे नंद वंश, मौर्य वंश, कारुष वंश और चंद्र वंश। तो इनमें से हमको ये बताना है कि एल साम्राज्य, एल वंश किस वंश को कहा जाता है या किस साम्राज्य को कहा जाता है। तो इसमें आप देखोगे कि एल साम्राज्य, बेसिकली इसका आंसर डी है, और इसका उत्तर होगा आपका चंद्रवंश। आप देखोगे कि महाभारत काल में कई प्रकार के वंश थे, चंद्रवंश थे, एक सूर्यवंश था, नागवंश था। तो उन्हीं में से एक वंश था आपका, जिसका नाम था क्या, आपका चंद्रवंश। ठीक है, तो चंद्रवंश को एल साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। बेसिकली आप देखोगे जो आपका मनु थे, मनु की संतानों से ही आगे चलकर आप देखोगे आपका चंद्रवंश का निर्माण हुआ, और जिसे एल साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। ये एल साम्राज्य बेसिकली उत्तर भारत और मध्य भारत के आसपास इसने शासन किया, एक लंबे समय तक इसने आपका शासन किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपका चंद्र वंश के नाम से जाना जाता है। दूसरा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, अगला इसका क्वेश्चन है कौन सा, अगले क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसका अगला क्वेश्चन है कि भानुगुप्त का अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है। भानुगुप्त का अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो भानुगुप्त, सबसे पहली बात तो आप भानुगुप्त के बारे में जान लो कि भानुगुप्त बेसिकली एक गुप्त वंश के शासक हैं। किस वंश के शासक हैं, गुप्त वंश के शासक रहे हैं। ठीक है, और इनका अभिलेख है, इसका आंसर होगा आपका सी, कौन सा, आपका एरण अभिलेख। ठीक है, तो जैसा कि आपको जानकारी है कि भानुगुप्त एक मंत्री थे, गोपराज, जिनका नाम क्या था, आपका गोपराज था। और गोपराज जब एक सेनापति थे उनके, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी ने सती हुई उनके साथ। सती का मतलब होता है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जलती हुई चिता पर स्वयं के प्राणों को बलिदान कर देना। ठीक है, कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, अब इस दुनिया में मेरे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है, जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्या करते हैं कि आप जीवन को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको सती प्रथा बोलते हैं। और सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भारत में गुप्त साम्राज्य से ही प्राप्त हुआ है। और सबसे पहला सती प्रथा का साक्ष्य जो है, आप देखोगे कि कहाँ से मिला है, एरण अभिलेख से मिला है, जो कि मध्य प्रदेश के सागर में है। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सागर, ना कि काय था, ना कि कसरावत, और इनमें से कोई नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आपका सी आंसर इसका ठीक होगा। क्लियर है। अगला हम बात करते हैं संगीत की प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल, एक पुस्तक है मान कौतूहल, ठीक है, मान कौतूहल की रचना किसने की थी? तो आपको मैं बताऊं, मान कौतूहल एक संगीत पर लिखी हुई पुस्तक है, और ग्वालियर का किला आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस किला है ग्वालियर का, उसको आपको मालूम है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, बहुत ही ऊंचाई पर और बहुत ही विस्तृत रूप में आपका वो फैला हुआ है। कई राजाओं ने वहां पर शासन किया, कच्छपात वंश ने वहां पर शासन किया, तोमर वंशों ने वहां पर शासन किया, जाटों ने वहां पर शासन किया, सिंधियाओं ने वहां पर शासन किया, कई आपका दिल्ली सल्तनत के शासक मुगलों ने भी कई समय तक उस पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो इसी में आप देखोगे इस ग्वालियर के किले पर एक वंश था आपका तोमर वंश, और तोमर वंश के एक महान शासक थे जिनका नाम था राजा मानसिंह तोमर। राजा मानसिंह तोमर आप देखोगे जितना उनका संगीत और कला के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। इवन आप देखोगे ग्वालियर का जो स्वर्ण काल है, ग्वालियर का स्वर्ण काल है, तोमर वंश का जो स्वर्ण काल है ग्वालियर के, वो राजा मानसिंह तोमर के समय ही है। तो राजा मानसिंह तोमर ने एक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था उसका, मान कौतूहल, जो कि संगीत पर आधारित थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर आपका ठीक होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं हम। अगले शासक है, मतलब अगला प्रश्न है इसका क्वेश्चन नंबर 4, बघेल राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ स्थानांतरित की? तो प्रश्न है कि बघेल राज्य की ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी बांधवगढ़ स्थानांतरित की? ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्य परीक्षा में 6 रियासतें हैं, उनमें से एक रियासत है आपकी बघेली रियासत। बघेली रियासत बेसिकली रीवा, सीधी, सिंगरौली, ठीक है ना, इस एरिया में आपका विस्तारित थी। और चालुक्य वंश के शासक थे, आपने नाम सुना होगा अर्णोराज, अर्णोराज के बाद व्याघ्रदेव, विमल देव, बीसल देव, इन सभी ने मिलकर आप देखोगे बघेल वंश की स्थापना की थी। और बघेल वंश के ही आगे चलकर एक राजा हुए, इनका नाम था रामचंद्र। और रामचंद्र ने आप देखोगे कि राजधानी क्या की, अपनी परिवर्तन की, और वो गहोरा से अपनी राजधानी कहां पर लेके आए, बांधवगढ़ लेकर आए। तो हम देखें सहदेव आंसर नहीं होगा इसका, वीर सिंह देव इसका आंसर नहीं होगा, तो रामचंद्र देव। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी के साथ जाएंगे हम, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये बेसिकली अकबर के समकालीन थे, कि जब आपका अकबर शासन कर रहा था मुगल बादशाह, उस समय आप देखोगे बघेल शासक कौन थे आपके, रामचंद्र थे। रामचंद्र देव के बारे में एक और आपने खास बात सुनी होगी कि रामचंद्र देव के दरबार में कौन रहते थे, आपके तानसेन निवास करते थे, जो कि संगीत के आपका गायन के एक महान विभूति रहे हैं। ठीक है, ग्वालियर की बेहट में तानसेन का जन्म हुआ, और आपको मालूम है बाद में उनको मुगल दरबार में ले जाया गया, और मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, दीपक राव, कई सारी शैलियों का उन्होंने क्या किया था, आपका विकास किया था। और तो वो इन्हीं के दरबार में थे, तो इन्होंने अपनी राजधानी क्या की थी, परिवर्तित की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका रामचंद्र देव, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न की बात करें हम, इसमें अगला प्रश्न है, आप देखोगे अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि हिंगलाजगढ़ दुर्ग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है हिंगलाजगढ़? देखिए हिंगलाज एक माता है, मैं आपको बताऊं इनके बारे में। हिंगलाज एक माता है, और जो आपका बलूचिस्तान जो प्रांत है, बलूचिस्तान प्रांत में हिंगलाज देवी का एक बहुत बड़ा मंदिर आपका बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश में भी आप देखोगे कि हिंगलाजगढ़ जो है बेसिकली जो आपका मंदसौर जो एरिया है, और मंदसौर का जो भानपुरा क्षेत्र है, भानपुरा क्षेत्र है, वहां पर ये फोर्ट बना हुआ है, जिसको बोलते हैं हिंगलाजगढ़ का दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मंदसौर और भानपुरा इसका उत्तर हो जाएगा। बेसिकली भानपुरा इसमें दिया नहीं है, तो बेसिकली हम जिले के साथ जाएंगे मंदसौर के साथ, इसमें इतना ही हमको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर, कौन सा नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? कि जैसे आपको मालूम है कि एक जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत बड़ी घटना थी, ठीक है, उसी प्रकार उसकी तुलना मध्य प्रदेश में भी घटना हुई, उससे आपका कंपैरिजन किया जाता है।
तो इसमें क्या उत्तर दिया है? सोहावाल संहार, चरण पादुका नरसंहार, पंजाब मेल हत्याकांड, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि आपको मालूम है कि इसका उत्तर आपका बी होगा, चरण पादुका नरसंहार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और ये आप सबको मालूम है कि ये घटना छतरपुर में हुई। कहां पर हुई थी? आपकी छतरपुर की ये घटना है। छतरपुर में क्या था कि एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और उस शांतिपूर्ण सभा पर एक अंग्रेजी अधिकारी थे जिनका नाम था कैप्टन फिशर। तो कैप्टन फिशर ने उस पर गोलियां चलवाने के आदेश दिए और जिसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हुई, कई सारे लोग घायल हुए। तो उसकी तुलना किससे कर दी जाती है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से कर दी जाती है। ठीक है ना? तो ये छतरपुर में एक उर्मिल नदी है, उर्मिल नदी पर ये घटना आपकी हुई थी। चरण पादुका नरसंहार ये घटना आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी ये घटना है। अगला हम बात करें, अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस अंग्रेज गवर्नर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा? हिंदुस्तान की कुंजी के नाम से जाना जाता है या कहा? मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी, तो आपका जो ग्वालियर शहर है या उस समय से आप बोल सकते हो ग्वालियर फोर्ट है, हिंदुस्तान की कुंजी। इसको ग्वालियर शहर मान लीजिए या ग्वालियर किला मान लीजिए, उसको हिंदुस्तान की कुंजी किस गवर्नर जनरल ने कहा? ऑप्शन है इसके लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन और वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका उत्तर, सही उत्तर है इसका डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखना। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में जानते हो आप? एक अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे, बंगाल का उनको गवर्नर जनरल बनाया गया और बंगाल में उन्होंने कई सारे सुधार कार्य किए। उनके सुधार कार्यों में जैसे आप देखोगे बंगाल में जो द्वैत शासन था, बंगाल में द्वैत शासन का उन्होंने अंत किया। इसके अलावा आप देखोगे कि उन्होंने कई राजस्व सुधार भी किए वहां पर। इन्हीं के समय पर आप देखोगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया, मैसूर युद्ध लड़े गए इनके समय पर। ठीक है, बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया भी चली। तो चूंकि वो ग्वालियर शहर और ग्वालियर किले के महत्व को जानते थे, क्योंकि अगर दक्षिण भारत में प्रवेश करना है या मान लीजिए इतने बड़े लार्ज एरिया का जो किला है वो ग्वालियर में ही था, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हिंदुस्तान की कुंजी के नाम से कहा। किसको? आपका जो आपका ग्वालियर का शहर है या ग्वालियर का किला है, बेसिकली हिंदुस्तान की कुंजी के नाम से जाना जाता है। अगला, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी रही है? यानी जो हमारा प्राचीन काल में आगर मालवा जो आप वर्तमान में देखते हो शाजापुर से अलग होके बना है, तो आगर मालवा किस प्राचीन राजधानी आपकी रही है? तो बेसिकली इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका परमार वंश, क्योंकि परमार वंश मालवा क्षेत्र में शासन किया उसने और चोल वहां पर थे नहीं। गुप्त आए थे पर उतने समय तक उन्होंने आगर मालवा, ऐसी उनकी राजधानी कोई थी नहीं, मौर्यों की राजधानी थी नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी आंसर हो जाएगा। कौन सा? परमार। परमार आपका मालवा का एक बहुत ही महान राजवंश रहा है। आपको मालूम है राजा भोज का नाम सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। बाकेपति मुंज का नाम सभी लोग जानते हैं, राजा भोज का नाम जानते हैं। परमार वंश ने मालवा के विकास में, धार के विकास में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभाई थी, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर होगा। अगला, बालाघाट में लौंजी का किला, एक किला है, एक फोर्ट है, लौंजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? ठीक है ना। तो लौंजी का किला बेसिकली बालाघाट में है, बालाघाट में स्थित है ये। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जब हम उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाते हैं तो दक्षिण भारत में जाने में लौंजी के किले की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है ना। तो इसका निर्माण बेसिकली गौड़ वंश के शासकों ने करवाया है। गौड़ वंश के किस शासक ने करवाया है इस बारे में तो जानकारी नहीं मिलती है, पर गौड़ वंश के शासकों ने करवाया है। गौड़ वंश आपको मालूम है कि एक जनजातीय राज्य है और एक क्या बोलते हैं, मध्यकालीन एक बहुत बड़ा राजवंश रहा है। हाँ ठीक है, यादव राय ने इस वंश की स्थापना की थी, यादव राय का आपने नाम सुना होगा। फिर आगे संग्राम शाह एक बहुत बड़े शासक आए, क्या नाम था? संग्राम शाह। संग्राम शाह का पुत्र था दलपत शाह। आप देखोगे दलपत शाह का विवाह जो हुआ वो रानी दुर्गावती से हुआ। रानी दुर्गावती ने गौड़ साम्राज्य को आपका चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया, उसको स्वर्ण काल में परिवर्तित कर दिया। तो उन्हीं के समय ही आप देखोगे कि जो गौड़ वंश के शासक हैं उन्हीं ने ही आप लौंजी का किला बालाघाट में बनवाया। बाद में मराठाओं ने भी इन पर आक्रमण किया, वो आगे की लंबी कहानी थी।
ठीक है, तो यहाँ तक ये प्रश्न समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 9 तक आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी रूप में, और आप देखोगे अगला हम इस रूप में आगे जाएंगे तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में युद्ध विजय का पहला विशाल कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? प्रश्न है आपका, प्राचीन काल में युद्ध विजय का पहला विशाल कीर्ति स्तंभ प्रदेश में कहां पर स्थित है? मतलब प्राचीन काल में एक कीर्ति स्तंभ बनाया गया था विजय के उपलक्ष्य में, वो कहां कहां पर है? ऑप्शन देखें, ए मांडू, बी ओरछा, सी दसपुर और डी सांची। देखिए, बात यहां पर प्राचीन समय की हो रही है। कहां पर हो रही है आपकी? प्राचीन काल की बात हो रही है। प्राचीन काल की बात हो रही है और विजय की बात, विजय के उपलक्ष्य में, और कीर्ति स्तंभ की बात हो रही है। तीन चीजों को पकड़ना आवश्यक है। अब अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में कीर्ति स्तंभ प्राचीन काल में भी बना है, मध्यकाल में भी बना है। मध्यकाल में आपने सुना होगा कि आपके महमूद खिलजी एक शासक थे। महमूद खिलजी ने राणा कुंभा से युद्ध किया था, और उधर राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में भी एक विजय स्तंभ बनवाया। इधर महमूद खिलजी ने भी, दोनों ने भी अपनी अपनी विजय की घोषणा कर दी कि मैं जीता हूं। उन्होंने कहा मैं जीता, उन्होंने कहा इन्होंने कहा मैं जीता। ठीक है, तो प्राचीन काल की बात अगर प्राचीन काल का देखोगे तो इसका उत्तर मांडू हो जाता। लेकिन सॉरी, मध्यकाल का देखोगे तो मध्यकाल का उत्तर में मांडू उत्तर हो जाता। लेकिन बात क्या हो रही है? प्राचीन काल की बात की जा रही है। तो प्राचीन काल में आप देखोगे तो प्राचीन काल में दसपुर एक स्थान है। मंदसौर का पुराना नाम क्या है आपका? दसपुर। प्राचीन ग्रंथों में ये कहा जाता है कि रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, वो बेसिकली दसपुर से ही क्या थी आपकी? संबंधित थी। तो दसपुर में एक राजवंश रहा है, आपने सुना होगा औलिकर राजवंश। तो औलिकर राजवंश के समय, जब औलिकर राजवंश आपके मंदसौर के दसपुर में शासन कर रहा था, उस समय हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। हूण एक बर्बर जाति है, तो आपने सुना होगा मिहिरकुल, तोरमल जैसे शासक है वो मिहिरकुल से संबंधित है। तो उन्होंने जब आक्रमण किया तो उस दौरान आप देखोगे कि आपका औलिकर वंश के शासक थे, यशोवर्धन उनका नाम था। यशोवर्धन ने हूणों को पराजित करके कीर्ति स्तंभ का क्या करवाया? निर्माण। क्योंकि इसका उत्तर आपका प्राचीन काल से, अगर ये मध्यकाल होता तो इसका उत्तर मांडू हो जाता, ध्यान रखना। इसीलिए इसका आंसर अभी सी होगा। कौन सा आपका? दशपुर। अगले हम बात करें, अगला प्रश्न क्या है? मालवा। अगला प्रश्न है, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? मतलब मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार कौन थे? देखिए, मालवा की अगर हम बात करें तो एक मराठा संघ था। मराठा संघ में आपको मालूम है कि पवार भी थे, मराठा संघ में होलकर भी थे, मराठा संघ में आपका सिंधिया भी थे। इन्होंने प्रारंभिक स्तर पर मराठाओं को बहुत सारी विजय दिलाई। जैसे आपने सुना होगा तिरला का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, अमझेरा का युद्ध। इसके अलावा आप देखोगे कि भोपाल का युद्ध। कई सारी लड़ाइयों में आपका सिंधियाओं ने और आपका होलकरों ने, पवारों ने मराठाओं को विजय दिलाई। मराठा संघ के सेनापति थे एक प्रकार से। तो उसमें होलकर वंश के एक बहुत ही महान व्यक्ति थे जिनका नाम था मल्हार राव होलकर। और बेसिकली आप देखोगे मल्हार राव होलकर को ही क्या कहा जाता है? मालवा में मराठा प्रथम सूबेदार के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसका आंसर हम किसके साथ जाएंगे? डी, मल्हार राव होलकर। ठीक है, और मल्हार राव होलकर को इंदौर में होलकर वंश के संस्थापक भी माना जाता है। अगला, शाहजहां बेगम भोपाल की शासिका थी। मतलब शाहजहां जब बेगम बनी तो भोपाल में कौन से नंबर की वो शासक या शासिका थी? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बताने के लिए इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। इसमें आपको क्रम याद होना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। 8वीं वो क्या थी आपकी? शासिका। आपको मालूम है भोपाल एक मुस्लिम रियासत है। भोपाल क्या है आपका? एक मुस्लिम रियासत है। भोपाल के बारे में आप जानते हो कि भोपाल, ठीक है, भोपाल क्या है आपकी? मुस्लिम रियासत है, मुस्लिम रियासत है। और आप जानते हो कि दोस्त मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की थी। बाकी भोपाल का विस्तार करने के लिए, भोपाल को एक्सपेंड करने के लिए, भोपाल का हम देखें सांस्कृतिक रूप में उत्थान करने के लिए, कल्चरल रूप में, एजुकेशन रूप में, व्यापारिक रूप में, मॉडर्नाइजेशन के रूप में उसका उत्थान करने के लिए वहाँ की बेगमों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेसिकली बेगमों का शासन वहाँ लंबे समय तक रहा है। तो ये 19 में से एक थी। कौन सी? आपकी शाहजहां बेगम। तो ये आपके 8वें नंबर की मतलब शासक या शासिका थी। ठीक, आगे हम बात करें, अगले क्वेश्चन पर अगर हम जाएं तो अगले क्वेश्चन पर हम देखते हैं
अगला इसका क्वेश्चन है, किस वर्ष तक इंदौर बेसिकली मध्य भारत की राजधानी रही। ठीक है, देखो मध्य भारत की बेसिकली दो राजधानियां रही, एक ग्वालियर और एक कौन सी आपकी इंदौर। तो कब तक रही आपकी, 1956 तक रही। 1956 के बाद फिर इसकी राजधानी हटा दी गई, क्योंकि आपको मालूम है 1956 में आके क्या कर दिया गया, बेसिकली मध्य प्रदेश का गठन हो गया। और मध्य प्रदेश गठन होने के बाद मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, ठीक है ना, सेंट्रल प्रोविंस, सबको समाप्त करके मध्य प्रदेश का गठन किया गया और भोपाल हमारी राजधानी बनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1956 वाली। ठीक है, अगला, ताम्रपाषाण संस्कृति संबंधित कायथा, ताम्रपाषाण संस्कृति संबंधित कायथा किस जिले में आता है। तो उन्होंने एक स्थल पूछा है जिसका नाम है कायथा, और ये कायथा बेसिकली क्या है आपका, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। और ये पूछा है कि कायथा बेसिकली किस जिले में आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उज्जैन। ना तो गुना, ना भोपाल, ना इंदौर, बल्कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका उज्जैन। देखो मध्य प्रदेश में आप देखोगे ना, तो पाषाण काल से लेकर आपका प्राचीन काल, आधुनिक काल के सभी स्थल हमारे यहाँ पर हैं। ठीक है ना, जैसे आप देखोगे पाषाण काल में मध्य प्रदेश में भीम बेटिका एक स्थल मिला है। कौन सा मिला है, भीम बेटिका। ठीक है ना, जहां से आपको शैल चित्र मिलती हैं, गुफाएं मिलती हैं, और ये आपका विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल है भीम बेटिका। फिर आगे चल के जब ताम्रपाषाण काल आया, तो ताम्रपाषाण काल में भी मध्य प्रदेश के कई सारे स्थल हैं। जैसे आप देखोगे कि आपका डांग वाला एक क्षेत्र आता है, दूसरा आप देखोगे कि जो है नावदा टोली एक क्षेत्र आता है, उसी प्रकार से कायथा भी एक क्षेत्र आता है जो उज्जैन में स्थित है। तो इसका आंसर उज्जैन, इसका उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, रतलाम जिले से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता कौन है। मतलब जब भारत में जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, नेशनल हमारा मूवमेंट चल रहा था, तो मध्य प्रदेश में भी नेशनल मूवमेंट चला। मध्य प्रदेश में नेशनल मूवमेंट की चलने का क्या मतलब है, मध्य प्रदेश में नेशनल मूवमेंट की चलने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी घटनाएं हो रही थी। जैसे आप देखोगे हमारे यहाँ पर जबलपुर सत्याग्रह हुआ, चरण पादुका नरसंहार हुआ, आपका जो है पंजाब मेल हत्याकांड हुआ। तो उसी दौरान आप देखोगे हर मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्रों में आपके किसी न किसी ने आंदोलन को चलाया। तो उसी दौरान आप देखोगे आपके स्वामी ज्ञानानंद, इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी ज्ञानानंद एक व्यक्ति थे। तो स्वामी ज्ञानानंद ने कहां पर, आपका रतलाम में कई सारी परिषदों की स्थापना की उन्होंने, और परिषदों के माध्यम से आपका सामाजिक आर्थिक विकास किया, शराबबंदी पर प्रतिबंध लगाई, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वामी ज्ञानानंद हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है, सत्य बताना है हमको, सत्य कथन की ओर जाना है। ओरछा की नींव 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने रखी। आगे दूसरा, ओरछा पहले प्रतिहार राजपूतों का स्थान था। ठीक, तीसरा, इसका पुराना नाम क्या था, आपका गंगापुरी था। देखिए अब इसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास के डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ओरछा की नींव 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने रखी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, हालांकि अगर हम बुंदेला वंश की शुरुआत की बात करें तो वो आप देखोगे सोहन पाल के समय मऊ मुहानी क्षेत्र से हो जाता है। पर ओरछा की अगर बात करें तो रुद्र प्रताप बुंदेला के साथ ही जाते हैं। बेतवा नदी के तट पर आपको मालूम है ये क्षेत्र है 1931 में, वो 1531 में 1531 में इसकी स्थापित हुई। उसके बाद ओरछा में पहले प्रतिहार राजपूत थे, बिल्कुल सही बात है, थे वहां पर, और इसका पूरा नाम गंगापुरी था, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो इसके तीनों आंसर सही है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और कौन सा आपका 3 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है जिसमें अगला क्वेश्चन है, मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था। अब आपको मालूम है कि मांडू के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, क्या नाम है इनका, बाज बहादुर। बाज बहादुर का नाम आपने सुना होगा, रानी रूपमती और बाज बहादुर का नाम आपने सुना होगा, इनकी प्रेम कथाएं। ठीक है ना, और मांडू स्थल आपने सुना होगा, सारंगपुर क्षेत्र सुना होगा। जैसी बाज बहादुर का नाम आता है तो बहुत सारे हमारे सामने कई सारे स्मृतियां सामने आ जाती हैं। तो आप देखोगे ये बाज बहादुर बेसिकली किसके समकालीन थे,
औरंगजेब के समय बिल्कुल नहीं थे, बाबर के समय बिल्कुल नहीं थे, जहांगीर के समय भी नहीं थे। इनका उत्तर हो जाएगा कौन सा आपका? बी उत्तर हो जाएगा। किसके समय? अकबर के समय। इवन मैं आपको बता दूं कि अकबर ने बाज बहादुर को पराजित भी किया था, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? अकबर, ऑप्शन बी। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से किस बेगम ने मोती महल और मोती मस्जिद का क्या करवाया? आपका निर्माण करवाया। प्रश्न नंबर है आपका, कौन सी ऐसी बेगम थी जिन्होंने आपका मोती महल एवं मोती मस्जिद का क्या करवाया? निर्माण। ऑप्शन क्या है आपका? सुल्तान जहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम, आपका बेगम साजिदा सुल्तान, बेहर आपका गौहर बेगम। तो ये भोपाल सी रियासत से संबंधित प्रश्न है। अब आप प्रश्नों की प्रकृति समझिए कि प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की है, कि बेगमों से भी प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, और प्रत्येक वंश से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को हाईलाइटेड करिए जहां से प्रश्न आपके ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और उनमें जाकर उनको क्या करिए? डीपली से अध्ययन करिए। तो प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस बेगम ने मोती महल और मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? आपका सुल्तान जहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम, और बेगम साजिदा सुल्तान, गौहर बेगम। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर जहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम सभी सुल्तानों में एक महान सुल्तान शासकों में महान शासिका मानी जाती है। इनके काल को भोपाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे आपका भू राजस्व के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में कई सारे सुधार किए, इसीलिए। और इन्होंने ही मोती महल और मोती मस्जिद का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी उसका उत्तर एकदम करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़े। आगे देखोगे अगला प्रश्न, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, किस शासक ने संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर अवंतीनाथ की उपाधि प्राप्त की? यानी कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर लिया था और अवंतीनाथ की उपाधि धारण की? तो मैं आपको बता दूं, चूंकि ये मध्य प्रदेश का इतिहास है तो आपको थोड़ा डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। सोमेश्वर प्रथम बिल्कुल नहीं थे, ठीक। आपका सुभर वर्मा ये तो बिल्कुल नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, जयसिंह सिद्धराज। कौन हो जाएगा? जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज के बारे में मैं बताऊं, ये चालुक्य वंश के शासक थे, चालुक्य वंश के शासक थे, और इन्होंने संपूर्ण मालवा को जीत लिया था, और कई सारी इन्होंने उपाधियां भी धारण कर ली थी इन्होंने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज। अगला, सिहोनिया। सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिहोनिया एक क्षेत्र है जिसका नाम है सिहोनिया। तो सिहोनिया मध्य प्रदेश के बेसिकली किसमें आता है? आपका मुरैना में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सिहोनिया के बारे में मैं आपको बताऊं तो एक ऐतिहासिक स्थल है, और बेसिकली आप देखोगे जो कच्छपात वंश है वो यहाँ पर शासन करते थे, और यहाँ पर एक उन्होंने शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया है। शिव मंदिर में आप देखोगे ककन मठ का मंदिर जिसको हम जानते हैं, तो ककन मठ के मंदिर का निर्माण भी सिहोनिया में करवाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप देखोगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि किस पुरातत्वविद ने नर्मदा घाटी क्षेत्र की खोज की? तो प्रश्न है नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र की खोज किस पुरातत्वविद ने की है? ऑप्शन ए एच डी सांकल्या, आर वी जोशी, विष्णु भाकड़कर, और एच वी त्रिवेदी। ऑप्शन ए 1 2 2 3, 1 2 3 3 4। देखिए, मध्य प्रदेश में प्राचीन कालीन जो स्थल है, पाषाण कालीन स्थल, ताम्र पाषाण कालीन स्थल, ठीक है ना, ये आगे के इतिहास के जो स्थल है उनकी अलग अलग जगह खुदाई की गई। नर्मदा घाटी में अलग खुदाई की गई, मध्य भारत के पठार में अलग खुदाई की गई, ठीक है ना, यानी चंबल नदी घाटी क्षेत्र में अलग खुदाई की गई, सोन नदी घाटी क्षेत्र में अलग खुदाई की गई, अलग अलग खुदाइयां की गई। उनमें जो आपके एच डी सांकल्या और आर वी जोशी, ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे, इन दोनों व्यक्तियों ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में क्या की? आपकी जो है खुदाई करवाई, ठीक है, या उत्खनन करवाया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको मालूम है क्षेत्रों में खुदाई एक तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रूपों में होती है, इसीलिए आई वांट टू गो विथ ए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 उत्तर हो जाएगा। आगे हम बढ़े अगला प्रश्न की ओर। महान कलचुरी शासक कृष्ण राज, याद रखना,
एक कलचुरी शासक है, पहली बात तो अंडरलाइन कर लो। कलचुरियों की आपको मालूम है मध्य प्रदेश में 2 शाखाएं रही हैं, एक तो महिष्मती रही है और एक आपको मालूम है त्रिपुरी जबलपुर में रही है। अब प्रश्न क्या है, महान कलचुरी शासक कृष्णराज किस शाखा से संबंधित थे, ध्यान रखना। तो महिष्मती शाखा, विदर्भ शाखा, त्रिपुरी शाखा, कालीनर शाखा। देखिए कृष्णराज का संबंध बेसिकली ऑप्शन ए किससे संबंधित है, आपका महिष्मती शाखा से संबंधित है, ना कि त्रिपुरी शाखा से। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि महिष्मती के कौन कौन से कलचुरी शासक थे और त्रिपुरी के कौन कौन से कलचुरी शासक थे, एक मोटा मोटा नाम आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके प्रश्न आपसे बनेगा। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न है आपका कि अगला प्रश्न है आपका गुप्तकालीन मंदिर नचना कोठार, कौन सा मंदिर है आपका, नचना कोठार, अंडरलाइन कर लो इसको। नचना कोठार किससे संबंधित है, ठीक है। और बेसिकली कब का है ये, गुप्तकालीन मंदिर है। आपको मालूम है गुप्त काल बेसिकली तो वैसे तो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, पर गुप्त शासकों ने सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया, ठीक है। वैष्णव धर्म के साथ साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दिया, आपका शैव धर्म को संरक्षण दिया। बेसिकली पहली बात तो आप ये समझ लो कि नचना कोठार का जो मंदिर है बेसिकली पन्ना में है। कहाँ पर है ये, पन्ना में। तो पन्ना में अजयगढ़ का किला आपने सुना होगा, अजयगढ़ क्षेत्र वहीं आसपास ही बना हुआ है, ठीक है ना। नचना कोठार का मंदिर बेसिकली ये जो है नागर शैली में बना हुआ है। और आप देखोगे कि यहाँ पर देवी पार्वती किसको समर्पित है, ये देवी पार्वती को, एक धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में भी ये जाना जाता है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, अगला प्रश्न चंदेरी से लगभग 3 किलोमीटर, ये कोरो लिखा हुआ है, कुछ मिस्टेक हो गया है, इसको कर लेते हैं। चंदेरी से लगभग 6 मील की दूरी पर एक छोटी नदी बेतवा थी, उपरोक्त कथन किस पुस्तक में मिलता है। उन्होंने बताया कि चंदेरी के पास में एक छोटी नदी कौन थी, आपकी बेतवा है। ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें चंदेरी का भी वर्णन किया गया है और आपका बेतवा का भी वर्णन किया गया है। ऑप्शन क्या है आपके, बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, ठीक है, मुंतखब उल तवारीख। अब आपको मालूम है चंदेरी पर किसने आक्रमण किया था, कॉमन सेंस ही बात है। तो चंदेरी पर आक्रमण बाबर ने किया था, मेदिनी राय के समय किया था और चंदेरी को उसने जीता था। चंदेरी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो बाबर ने अपनी पुस्तक कौन सी, आपकी बाबरनामा। बाबरनामा आपको मालूम है तुर्की भाषा में लिखी हुई है, कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में लिखी हुई है। और उसमें उन्होंने चंदेरी और बेतवा नदी का क्या किया है, उल्लेख किया है। बाकी पुस्तकों में चंदेरी का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो बाकी पुस्तकों से हमें बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। नॉर्मल भी आप देखोगे हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है, अकबरनामा अबुल फजल की है, तो इनमें से तो मिलने से रहा नहीं। तो बेसिकली इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बाबरनामा हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से है। अब आपको मालूम है आजाद हिंद फौज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आप देखोगे 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। और जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब आप देखोगे भारत के बाहर, जैसे आप देखोगे जापान है, सिंगापुर है, ठीक है ना, और आपका मलाया है, इन क्षेत्रों में किसने भारत की आजादी के लिए काम किया, किसने, आजाद हिंद फौज ने काम किया। सुभाष चंद्र बोस का आपने नाम सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस ने बेसिकली आजाद हिंद फौज की कमान को संभाली थी। तो इसमें मध्य प्रदेश के शिवपुरी के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिनका नाम था आपका कर्नल गुरबख्श सिंह आपका ढिल्लन, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये आपके मध्य प्रदेश की शिवपुरी से क्या थे, आपके संबंधित थे। तो इसका आंसर सी लगाएंगे हम, क्योंकि एमपी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, इसीलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश में दसपुर क्षेत्र किस वन से संबंधित, अब पढ़ चुकी है, अभी मैंने आपको बताया था दसपुर के बारे में, तो कि दसपुर कहां पर है, आपका मंदसौर में। पहली बात मंदसौर में है दसपुर, ठीक है। दूसरी बात यहां पर औलिकर वंश एक शासक का नाम सुना होगा आपने, जयवर्मन ने औलिकर वंश की स्थापना की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एमपीपीएससी की परीक्षा में मैं आपको एक बात और बता दूं, जहां तक मेरा अनुभव रहा है, एमपीपीएससी की परीक्षा में पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका एक्यूरेसी आपकी कितनी है। जितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी रहेगी उतनी ज्यादा आपके नंबर अच्छे होंगे, स्थिर होंगे। नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हुए हमेशा ही गलत होते हैं, और वही क्वेश्चन आपको पेपर से क्या कराते हैं, बाहर। इसीलिए
जो भी पढ़ रहे हैं नोट्स बना के अंडरलाइन करके बार बार रिवीजन करिए, थोड़ा डीपली स्टडी करिए। एमपी की पॉलिटी और एमपी की हिस्ट्री, इन थोड़ा सा डीपली अध्ययन करने की क्या, ज्योग्राफी बहुत सरल आती है, ऊपर से आती है तो वो आप बना लोगे, लेकिन एमपी की हिस्ट्री और एमपी की पॉलिटी बोथ सेक्शन बहुत डीपली आते हैं, तो आपको थोड़ा डीपली पढ़ने की क्या है आपकी आवश्यकता है। आगे हम बात करें कि अमरकंटक का एक मंदिर है, अमरकंटक में एक मंदिर है जिसका नाम है आपका कर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर है? कर्ण मंदिर। किस शासक ने आपका बनवाया था? तो देखो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कल जो आपका त्रिपुरी है, जबलपुर है, मंडला है, अमरकंटक है, इस क्षेत्र में कल्चुरी वंश के शासक रहे हैं, ठीक है ना। और कल्चुरी वंश का एक शासक था, क्या नाम था? लक्ष्मी कर्ण। ऑप्शन ए, लक्ष्मी कर्ण ने ही क्या करवाया था? इस कर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। ये कल्चुरी वंश के अच्छे शासकों में, महान शासकों में गिना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम बात करें कि किसका वास्तविक नाम बायजीत खां था? तो बायजीत खां अभी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने की बात है नहीं, इसीलिए इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा क्या? डी, बाज बहादुर। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला हम बात करें, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन है? ये आप सब लोगों को मालूम होगा कि दोस्त मोहम्मद खां। इसका आंसर पहला ही हो जाएगा ए, दोस्त मोहम्मद खां। आपको मालूम है औरंगजेब की सेना में काम करते थे, लूटपाट करते थे, चोरी डकैती करते थे और बेईमानी करते थे, तो औरंगजेब की सेना से इनको निकाल दिया गया, दोस्त मोहम्मद खां को। बाद में दोस्त मोहम्मद खां ने अपना एक सैनिक गुट बनाकर, ठीक है ना, भोपाल के आसपास ही निवास करते थे और धन लेने के बदले सैन्य सहायता देता था, लूटपाट करता था। उसी दौरान आपको मालूम है गौड़ वंश की एक हिंदू शासिका थी जिनका नाम था रानी कमलापति। रानी कमलापति की इन्होंने हेल्प की, ठीक है, किसने? दोस्त मोहम्मद खां ने। परिणाम स्वरूप उन्होंने उन्हें कुछ क्षेत्र दिया, रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खां को। बाद में दोस्त मोहम्मद खां ने उनके पुत्र नवल शाह को पराजित कर दिया, रानी कमलापति ने जल समाधि दे दी, और आगे चलकर आप देखोगे किसने? दोस्त मोहम्मद खां ने किसकी स्थापना कर दी? भोपाल रियासत की स्थापना कर दी, जो एक मुस्लिम रियासत थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए उत्तर हो जाएगा, दोस्त मोहम्मद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? जिस प्रकार सूर्य की सहस्त्र रश्मियां अंधकार को नष्ट करती हैं, उसी प्रकार वह अपने शत्रुओं का नाश करता है। सास बहु मंदिर अभिलेख में वर्णित कथन किस शासक के लिए किया गया है? तो इसका देखो उत्तर, इसमें आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर बी है आपका, मंगल राज के बारे में ये बात कही गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ग्वालियर में स्थित गणेशपौर नामक दरवाजा, ग्वालियर के किले में स्थित है गणेशपौर, गणेशपौर नामक दरवाजा किस तोमर राजा ने बनवाया था? गणेश पौर नामक दरवाजा तो देखो बेसिकली इसके एक शासक थे, इनका नाम था आपका राजा डूंगर सिंह। क्या नाम था? राजा डूंगर सिंह। राजा डूंगर सिंह ग्वालियर के शासक थे, और जैसे आपने देखा होगा कि ग्वालियर की किले की तलहटी में कई सारी जैन मूर्तियां बनी हुई हैं, उन जैन मूर्तियों का निर्माण भी आप देखोगे राजा डूंगर सिंह ने करवाया है। तो राजा डूंगर सिंह ने अपने जो पूर्वज थे जिनका नाम क्या था? गणपति देव, तो गणपति देव की स्मृति में एक दरवाजा बनवाया, गणेशपौर नामक दरवाजा, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डूंगर सिंह। अगला प्रश्न क्या है? मांडू का पुराना नाम क्या है? मांडू का पुराना नाम, तो मांडू का पुराना नाम सबको याद है, सादियाबाद, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो है सी उत्तर हो जाएगा। मयूरवन है नहीं, अनलपुर भी नहीं है, अनूप भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सादियाबाद। अगला, भीमबेटका की खोज किसने की? तो भीमबेटका आपको मालूम है एक पुरातात्विक स्थल है, पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ पर गुफाएं मिली है 600 गुफाएं, 275 गुफाओं में रंगीन चित्र मिलते हैं हमको, मानव पाषाण काल में रहा करता था, कई सारे चित्र उस पर अंकित किए गए हैं, विश्व धरोहर स्थल है। तो इसके एक बहुत बड़े पुरातत्वविद थे डॉक्टर विष्णु बाकड़कर। विष्णु बाकड़कर ने आप देखोगे भीमबेटका की गुफाओं की खोज की है। अगला, मध्य प्रदेश में सती प्रथा का साक्ष्य कहां से मिला है? अभी हमने डिस्कस किया था, फिर से वही आ गया है। तो सती प्रथा का साक्ष्य, इसका उत्तर हो जाएगा ए, कौन सा हो जाएगा? एरन सागर, क्योंकि कसरावद में भी नहीं है, त्रिपुरी में भी नहीं है, कायथा में भी नहीं है, और कहां पर? एरन। अब आपको मालूम एरन जो अभिलेख है सती प्रथा, ये गुप्तकालीन प्रथा है,
बाद में आगे चल के इस प्रथा पर राजा राम मोहन राय का आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं राजा राम मोहन राय, जिनको कई भाषाओं का ज्ञान था, बंगाल से संबंधित थे। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, मिरातुल अखबार उन्होंने निकाला, ध्यान रखना। तो एक बहुत ही महान बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। उन्होंने 1829 में, ठीक है ना, विलियम बेंटिक के सहयोग से आप देखोगे इसका अंत किया, सती प्रथा का अंत किया, उन्होंने करवाया। अगला प्रश्न की हम बात करें, नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, ठीक, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के किस शहर की यात्रा की? तो स्वामी विवेकानंद का आपका नाम सुना होगा, ठीक है ना। और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद को भारत में वेदांत दर्शन का ज्ञाता माना जाता है। स्वामी विवेकानंद आपके एक महान विभूति थे, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे, भारतीय संस्कृति के रक्षक थे वो, ठीक है। 1893 में आपको मालूम है शिकागो में उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया। तो क्या हुआ कि जाने से पहले मध्य प्रदेश का स्थान भोपाल, इंदौर, बैतूल, खंडवा, तो इसका आंसर है डी, ठीक है ना। खंडवा में उन्होंने आपका क्या किया, भ्रमण किया था, वहां की नगर पालिका वगैरह ने इनका स्वागत भी किया था, इसीलिए उसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, डी। अगला, ग्वालियर प्रशस्ति में किस शासक से संबंधित है? ग्वालियर प्रशस्ति, ठीक है, या ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ग्वालियर प्रशस्ति में मैं आपको बताऊं मिहिर कुल का उल्लेख मिलता है, ना अमोघ वर्ग का मिले, ना ही स्कंदगुप्त का, ना ही राजा भोज का, बल्कि किसका मिलता है, मिहिर कुल। मिहिर कुल के बारे में हम सब जानते हैं, ये हूण वंश के क्या थे, आपके शासक थे, और भारत में इन्होंने कई बार आक्रमण किया, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, मिहिर कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आप देखोगे कि अगला प्रश्न क्या है, किसके बारे में ये कहा जाता है कि उसकी मृत्यु विद्या और विद्वान दोनों को निराश्रित हो गई? मतलब किसके बारे में ये कहा जाता है कि जब उसकी मृत्यु हुई तब विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? निराश्रित का मतलब होता है कि अब उनको आश्रय देने वाला कोई नहीं, विद्या भी गई और क्या गया आपका, विद्वान, ना तो विद्या को कोई संरक्षण देगा ना विद्वान को। तो ऐसे तो एक ही व्यक्ति थे, ध्यान रखना, जिनका नाम था, परमार वंश की बड़े महान शासक नाम रहे हैं, जिनका नाम है राजा भोज, ध्यान रखना। तो निसंदेह इसको बिना देखे इसका उत्तर हो जाएगा राजा भोज को आंसर हम डी कर सकते हैं, ना मुंज ना सिंधुराज, कोई नहीं। किस शासक ने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की? दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की, तो मालवा पर दूसरी शताब्दी में विजय प्राप्त करने वाला शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये सातवाहन वंश के महान शासक थे, ना पुष्यमित्र शुंग है, ना पुलकेशन द्वितीय है, ना रुद्रदामन है, बल्कि गौतमीपुत्र सतकर्णी है। ये सातवाहन वंश के एक महान शासक रहे हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है ना। इन्होंने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, और इन्होंने गौतमीपुत्र सतकर्णी ने ही आप देखोगे जो शक वंश के शासक थे नहपान, उनको क्या किया था, आपका पराजित किया था। तो इसका आंसर लगा देंगे हम कौन सा, बी उत्तर हो जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है? ये राजा कीर्तिवीर अर्जुन प्राचीन कालीन एक राजा रहे हैं, और इन्होंने बेसिकली महेश्वर पर क्या किया, आपका शासन किया था। आगे चलकर जो कीर्तिवीर अर्जुन है, इन्हीं के वंशज है वंश, आपने सुना होगा, है वंश के नाम से जाना जाता है वंश के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने महिष्मती, जो आपने सुना होगा, महेश्वर, वहां पर शासन किया, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। चंदेरी नहीं होगा, खजुराहो भी नहीं होगा, कटंगी भी नहीं होगा, ठीक है। अगला, शासक जो चंदेल वंश से संबंधित नहीं है। अब ध्यान रखना, पेपरों में हमको ये देखना है कि है पूछ रहा है या नहीं। अब यहाँ पर मेन है कि नहीं है, तो जेजाग भुक्ति, ठीक है ना, जेजाग भुक्ति एक क्षेत्र है, जयसिंह सिद्धराज को जेजाग भुक्ति के नाम से, उनके नाम पर ये पड़ा। परमर्तिदेव बिल्कुल रहे हैं, ठीक है ना, यशोवर्मन ये भी रहे हैं। अगला कौन है, देवपाल। तो देवपाल कभी भी चंदेल वंश के शासक नहीं रहे हैं, ये बेसिकली पाल वंश के शासक हैं, इसीलिए हम किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे भी आपको कॉमन सेंस आपके लगा के प्रश्नों को करना है सॉल्व। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न कौन सा है, पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? अब पद्मावती की बात हो रही है, एक पद्मावती आपका शासिका भी रही है, यहाँ पर राजधानी की बात, पद्मावती
किस वंश की राजधानी पूछा है। और ऑप्शन है नागवंश और आपका यशराज वंश, कुषाण वंश, वाकाटक वंश। तो अपन जाएंगे किसके साथ, नागवंश के साथ। ध्यान रखना नागवंश एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश रहा है ये, और नागवंश बेसिकली एक प्राचीन कालीन राजवंश है। मध्य प्रदेश के 2 स्थानों पर ये रहा है। एक तो आप देखोगे विदिशा, ध्यान रखना, और एक आपका जो आपका ग्वालियर में पदमपुर है या पवाया है, वहां पर इस नागवंश की जो है राजवंशों की जो हमको साक्ष्य मिली है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागवंश। ठीक है, और पदमपुरी ग्वालियर के अंतर्गत आता है, सिंध नदी के किनारे बेसिकली स्थित है। आगे बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर 42, पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश में कहां पर हुआ था। अब आपको मालूम है कि ये घटना स्वतंत्रता आंदोलन की घटना है, 1931 में की घटना है ये, और एक खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ पंजाब मेल हत्याकांड। तो कहां पर उत्तर हो जाएगा, इसका बी उत्तर हो जाएगा। क्या था कि दिल्ली से और मुंबई, दिल्ली से मुंबई के बीच पंजाब मेल हत्याकांड, मतलब पंजाब मेल एक ट्रेन थी जो जा रही थी, तो खंडवा रेलवे स्टेशन पर वो रुकी। खंडवा रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेजी अधिकारी थे कर्नल हैक्सले, जिनका नाम क्या था आपका, हैक्सले था। इस हैक्सले को भारतीय मध्य प्रदेश के कुछ क्रांतिकारी थे, जैसे आपका यशवंत राव थे, ठीक है ना, और आप देखोगे एक जो है दलपत राव का भी नाम आता है, ठीक है, यशवंत राव, दलपत राव, ठीक है, कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे, उन्होंने उनको गोली मार दी थी। और एक घटना जो है खंडवा रेलवे स्टेशन पर 1931 पर आपकी हुई थी। ठीक है, बाद में अंग्रेजों ने उनको पकड़कर किसी को फांसी दे दी, किसी को कारावास दे दिया। ठीक है, इस प्रकार से। अगला, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा। देखो अकबर मुगल सम्राट सब था, आप सबको मालूम है। अकबर ने भी कई सारे सैन्य अभियान किए, लेकिन अकबर ने भारत के जो अधिकांश राज्यों के लिए अपने कई प्रकार के सेनापतियों को भेजा। तो उन सेनापति में मांडू पर जो आक्रमण करने वाला था उसका नाम था आदम खां। क्या नाम था, आदम खां नाम था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। मोहम्मद खान नहीं था, ठीक है, कामरानी मिर्जा नहीं था, बैरम खान नहीं था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदम खां। मांडू पर भेजा उसने जो आपका 1561 के आसपास, यहाँ पर बाज बहादुर यहाँ का शासक था, भाग गया था वो, पराजित भी हो गया था। अगला, धार नगरी पर आक्रमण करने की जानकारी किस लेख से मिलती है। धार नगरी पर आक्रमण, तो एक अभिलेख है धार नगरी पर आक्रमण करने का, जिसका नाम है मंगाई अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, मंगाई अभिलेख। मंगाई अभिलेख पर इसके आक्रमण की जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, आगे बढ़े क्रम से, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो आप देखोगे अगला, कोटि तीर्थ नामक कुंड मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कोटि तीर्थ, कोटि तीर्थ नामक कुंड, अब अगर आपने पर्यटन किया होगा, भ्रमण किया होगा, तो इसका उत्तर आप लगा लेंगे। कभी कभी कई सारे प्रश्न व्यवहारिक अनुभव के आते हैं। जैसे आप देखोगे कि कोटि तीर्थ कुंड, जब भी हम महाकाल जाते हैं तो महाकाल के जो आपका प्रांगण है वहीं पर आप देखोगे बना हुआ है कोटि तीर्थ कुंड, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उज्जैन हो जाएगा। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, आपको मालूम है, सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है इसको। यहाँ पर 12 वर्ष में कुंभ के मेले का आयोजन होता है। हाल ही में आप देखोगे भारत के प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक, एक आपका आर्टिफिशियल एक ऐतिहासिक क्षेत्र बनाया है, उसको बोलते हैं महाकाल लोक, जहाँ पर कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। आपको समय मिले तो जरूर आप घूमने के लिए जाएं उसको, अगर आप धार्मिक पर्यटन में रुचि रखते हो तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला, अगला देखोगे आप, अगला प्रश्न है, निम्न में से कुशवा वंश की राजधानी थी। बानमोर, सबलगढ़, सहारनपुर, सिहोनिया। तो मैंने अभी आपको बताया था, इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सिहोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश में जन्मा है, मतलब किसने मध्य प्रदेश में जन्म लिया है। ठीक है, जैसे ऑप्शन क्या है, टांड्या भील, चंद्रशेखर आजाद, राजा बख्तावर सिंह। ठीक है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ध्यान रखना मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की खास प्रकृति रहती है कि वो बेसिकली उपयुक्त सभी के साथ ज्यादा मात्रा में जाते हैं। तो प्राय अगर आपकी थोड़ी सी भी समझ है, ठीक है, तो आप उपरोक्त सभी के साथ अधिकतर जाए। अगर ज्यादा कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन समझ में आ रहा है तो अपने तार्किक दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, डी ऑप्शन है, देन गो विद डी। ठीक है ना,
तो इसमें आप देखो टांड्या भील पश्चिमी निमाड़ में इनका जन्म हुआ, चंद्रशेखर आजाद अलीराजपुर की भावरा क्षेत्र में इनका जन्म हुआ, राणा बख्तावर सिंह धार में इनका जन्म हुआ। इसीलिए हम किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। अगला, अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से है? तो अमझेरा का किला आपने सुना होगा कि बेसिकली धार में है। कहां पर है आपका, धार में। और अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर राणा बख्तावर सिंह इसी से संबंधित है, तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? आगे चलते हैं, आगे हम बात करें अगला, नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित करवाया गया है? नौखंडा महल, तो नौखंडा महल के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है। अगर आपने एमपी ठीक से पढ़ी होगी तो, नहीं पढ़ी होगी तो आप पढ़ें एमपी को अच्छे से, मेरे वीडियो देखें, सारे वीडियो उसमें डले हुए हैं महात्मा गांधी के ग्रुप में एमपी में, इसमें काफी डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो नौखंडा महल किस आपके राजा द्वारा निर्मित करवाया गया? पहली बात तो नौखंडा महल कहाँ पर है आपका, चंदेरी में, हम सब जानते हैं, ठीक है ना। और चंदेरी में आपको मालूम है कि कौन से राजा रहे हैं, राजा कीर्तिपाल। तो राजा कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल भी है। अगला क्वेश्चन है 50वां, धनिक, धनंजय और पद्मगुप्त जैसे कवि कलाकार किस राजा के दरबार में थे? 3 व्यक्ति हैं, एक है आपका धनिक, एक है आपका धनंजय और आपका पद्मगुप्त। ये तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जैसे पद्मगुप्त के बारे में तो आपने सुना होगा, इसने नव सहसांग चरित्र नामक पुस्तक लिखी हुई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और धनंजय के बारे में भी हमने सुना है, 10 रूपक नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है, ठीक है ना। धनिक ये भी एक साहित्यकार है, पर इनकी एक पुस्तक है वो इस समय रिकॉल नहीं हो रही है, तो छोड़ते हैं अभी इसको। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि धनिक, धनंजय और पद्मगुप्त ये परमार वंश के समकालीन रहे हैं। और परमार में भी जो राजा कौन है आपके, मुंज, राजा मुंज के समकालीन रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, आपका धनंजय कुछ समय के लिए राजा भोज के दरबार में भी उनका शासन काल रहा, जैसा कि एक प्रश्न एमपीपीएससी ने पूछा था, पर बड़े रूप में इन्होंने मुंज के समय आपके रहे हैं। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। तो ये 50 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए, क्योंकि आप इस वीडियो को पहले देखिए। अगला इसका हिस्सा जो है पार्ट बी के अंतर्गत हम बनाएंगे, तो पार्ट बी में जब हम आएंगे तो इसको पूरा 50 क्वेश्चन और डिटेल करेंगे। आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और बाकी हम और रणनीति किस प्रकार बनाएंगे, किस प्रकार हमको पढ़ना है, ये बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो आएगा, जिसमें आगामी जो आपकी प्री परीक्षा है उसके लिए क्या व्यापक तरीके से रणनीति रहे, कैसे हम काम करें, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या नहीं पढ़ें और किन किन पर फोकस ज्यादा रखें, ठीक है। उस पर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपके महात्मा गांधी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।